और जयंती बेटा कैसा है आज के, क्या न्यूज है? अनरिकॉर्डेड न्यूज क्या है? वो घट गई। चालू हो गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज की खास चर्चा पर, वॉइस ऑफ मानवता पर हम सब जुड़े हुए उन सभी मेहमानों का सबसे पहले हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत करते हैं और उनका मैं परिचय भी बता देना चाहता हूं। आज छत्तीसगढ़ से परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। परम सत्कार, उनका हम सम्मान करते हैं। दाऊ जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस चैनल के एपिसोड में। हमारे साथ टीआर खोटे साहब जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। संतोष साहू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय सिंह साहब जुड़े हैं, उनका भी वेलकम करते हैं मानवता चैनल में। हमारे साथ कुमारी रूपसा जुड़ी हुई है उड़ीसा से, कुमारी जयंती जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से, और अमर सिंह मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। नेपाल से मीना जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और सभी मेहमानों का स्वागत करने के बाद आज का जो मुख्य विषय है, भारत में बढ़ती महंगाई और भारत में जाति आधारित जनगणना। तो मैं सबसे पहले इन विषयों के ऊपर जानने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी हमारे साथ सत्कार योग जुड़े हुए हैं। और अभी बीच में आप लोगों को मालूम होगा कि उनकी जो है सच और बेबाक बोलने के कारण, इतिहास की जानकारी को बोलने के कारण उनको आगरा से गिरफ्तार किया गया था। उस बाबत हम थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि जो देश दुनिया में मीडिया के लोगों ने उनकी विचारों को, उनकी बातों को गलत ढंग से परोसा और उनके साथ ये कुछ घटना घट गई थी। और दाऊ जी इस मामले में देश दुनिया में उनकी आवाज गई, उनकी सच्चाई की बातें भी लोगों तक पहुंची। बहरहाल हम इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। संतोष साहू जी इस पर थोड़ी सी प्रकाश डालें दाऊ जी के बारे में, तब फिर हम सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। तो साहू जी। आज जितने भी बुद्धिजीवी वक्ता साथी हैं, सभी को जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। थोड़ी आवाज हमारी सर, आपकी कैमरा की आवाज थोड़ी ठीक करें। जी जी। जैसा कि आपने कहा, माननीय नंद कुमार बघेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मतदाता जागृति मंच एवं कुर्मी किसान मजदूर महासभा अपने बेबाक बातों के लिए उत्तर भारत में आज बड़े प्यार से पेरियार की उपाधि दी गई है। पेरियार एक बहुत सम्मानजनक उपाधि है। जैसे दक्षिण में ईवी रामास्वामी जी को पेरियार घोषित किया गया, ऐसे ही उत्तर भारत में, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब का एरिया या राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां भी वो जाते हैं, उनका बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम अभी देश में चल रहा है। और सभी लोग उत्तर भारत के पेरियार माननीय नंद कुमार बघेल जी, हमारे प्यारे दाऊ जी को बोलते हैं। ये भी ये सही है कि जो घटना घटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में 69,000 जो शिक्षक आंदोलनरत हैं, वहां पे वहां के प्रतिनिधि माननीय नंद कुमार बघेल जी के पास आए और अपनी बात रखे कि आप पूरे देश भर में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में समानता है और हमारे साथ भी हम आंदोलनरत हैं, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। और बाबूजी वहां गए और वहां उन्होंने पूरे समझ के साथ जो बातें की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर, या बाल गंगाधर तिलक जी का आर्किटेक्ट होम इन द वेदांत, या महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी का वोल्गा से गंगा जो किताब उन्होंने लिखा, उस संदर्भ में वो अपनी बात रखे और वो बात वायरल हुआ। और उसमें माननीय बाबूजी के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में
तो कार्रवाई हुई और उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का नागरिक हूं और छत्तीसगढ़ राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां मेरे विरोध में जो कार्रवाई हुई है मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। और वो स्वयं चल के आए, अपनी गिरफ्तारी दी और अदालत को दो टूक कहे कि मुझे जमानत नहीं, मुझे न्याय चाहिए। और ये इस देश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा खड़ा हो गया है। तो हम सब लोग बाबूजी के सत्य, न्याय और संवैधानिक दायरे में कानून का पालन करते हुए जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ हैं और उनके इस साहसिक कदमों को लेकर हम उनका नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद जी। इस मामले में हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल भी लगातार दाऊ जी के साथ में रहकर उनकी बेबाक बातों को हम लोगों ने लगातार कवरेज भी किया, इसका जनमानस तक सच्चाई की जानकारी भी गई। बहरहाल हम थोड़ी सी टिप्पणी दाऊ जी का बारे में हम उनसे ही लेना चाहेंगे। दाऊ जी हमारे साथ सभी जुड़े हुए दर्शकों को और सभी जो आज के खास मेहमान हैं उनको भी संबोधित करें और अपनी बेबाक विचार के लिए आप जाने जाते हैं और इस उम्र में आप किसानों का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे भारत के मूल निवासी लोगों के आंदोलन हो, इसको लेकर लगातार आप इतने वृद्ध होने के बावजूद भी लगातार दौड़ भाग करते रहते हैं। तो ये देश और दुनिया आपके इस संघर्ष को देख रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से संबोधित करें और संक्षिप्त में अपनी बात भी रखें ताकि हम अगले विषय को लेकर हम आज का डिस्कस को शुरू कर सकें। दाऊ जी, परम आदरणीय दाऊ जी। जो आपने विषय रखा है बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक के बीजेपी और मोदी सरकार इसको छिपाती रही है। भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया और 41 ब्राह्मणों ने उसके खिलाफ रिट दायर किया और जो ब्राह्मण जज हैं उसने उसको खारिज कर दिया। अब हमारा ये कहना है कि ये ब्राह्मण 100% चाहते हैं और ये विदेशी है, तो हमारा हिस्सा कहाँ गया? हम लोग इस देश के नागरिक हैं या नहीं? हम लोग इस देश के अछूत माने जाते हैं और वो लोग इस देश के सछूत माने जाते हैं और इसलिए उनको ओल्गा से गंगा आए हैं, उनको गंगा से ओल्गा भगाना पड़ेगा क्योंकि वो विदेशी हैं। यह सिद्ध हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा है, वो पंडित है, और राहुल संकृत्याल ने कहा है और इसी तरह से तुलसीदास ने भी कहा है। तो सारे ब्राह्मणों के वक्तव्य हैं कि वो विदेशी हैं। तो हमारा ये कहना है कि या तो ये विदेशी ब्राह्मण हमसे समरसता जाहिर करते हुए और हमारी बात को माने, इस देश के लोगों को सम्मान दें, इस देश के लोगों को हिस्सेदारी दें और जितना उनका संख्या बल के आधार पर हक है उसमें रहें। वो जज नहीं रह सकते क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि अंग्रेज लोग उसको जज के लिए रिलायबल नहीं मानते। वो पक्षपात ढंग से फैसला करते हैं, इसलिए उनको जज रखने का नहीं हक नहीं है। और इसी तरह से यदि हम सिद्ध कर दें कि वो लोग परदेशी हैं, विदेशी हैं और 6000 साल पहले आए और हमारी जो व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटा जाए, जैसे कोष्टा, तेली, कुम्हार, कोलता, नागर जोतने वाला और ग्वाला, चरवाहा, ये तमाम अलग अलग विभाग हमारे पुरखों ने बांटा था और कोई जात भेद नहीं थी। एक दूसरे के साथ शादी ब्याह होता था, लेकिन ब्राह्मण जैसे ही आए उसमें लकीर डाल दिए और सबको ऊंच नीच में डाल दिए और एक दूसरे से शादी ब्याह होना बंद हो गया और हम जातियों में विभक्त हो गए। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं वो तय करें कि ब्राह्मण विदेशी हैं और उनको जज रहने का अधिकार नहीं है। और इसी तरह से अनेक बातों में जो दुष्टता करते हैं और
अंग्रेज तो आए, लेकिन उन विज्ञान को लाया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और ज्ञान साहब आम्बेडकर भी 2 बार गए, एक बार इंग्लैंड गए और दूसरे बार वो अमेरिका गए, और उन्होंने संविधान लिखने की योग्यता हासिल की, और उन्होंने जो लिखा वो अमिट है। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान लिखे और लिख करके मर गए, तो उनको, उस संविधान को मोदी समाप्त करना चाहता है और जनगणना का नाटक करता है, और जनगणना को प्रदेश सरकार करे, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरह से जो एक षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ हमको एकजुट होना है, जनगणना हमको करना है और करेंगे, ताकि ब्राह्मण कितने हैं और उनके अधिकार कितने हैं और उनको आरक्षण कितना है, ये सब हिसाब किताब करना पड़ेगा। या तो जनगणना के हिसाब से ब्राह्मण को हक मिलना चाहिए, या फिर वो गंगा से उलगा चले जाएं, और इसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे। वो हम देश के मूल निवासी हैं और हमको वो अछूत कहते हैं, अछूत मानते हैं, तो इसलिए उनका विरोध जरूरी है। और इसमें विश्व सरकार से हम अर्जी करेंगे कि वो लोग जो अत्याचार कर रहे हैं इसमें हमको सहयोग चाहिए। यदि रूस में वो नहीं जा सकते तो हम हवाई जहाज से भेजने की व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए जनगणना आवश्यक है, और जनगणना का तरीका हम खोजेंगे, और तमाम सब जातियों का जनगणना हो और उनको अधिकार मिले। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और अंतिम जीवन के अंतिम दम तक हम इसको लड़ेंगे। और हमने तय किया है कि 100 साल से कम नहीं जिएंगे, और 100 साल में ब्राह्मणों को भगा देंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। आपने अपनी बेबाक बातों के कारण जो सच को आपने जो कहा है, वो इतिहास की बातों को आपने दोहराया है, कोई अलग से कोई बातों को आपने नहीं जोड़ा है। इस बात को हमारे देश दुनिया के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझने की आवश्यकता है। मैं आज की इस चर्चा को जो सब्जेक्ट है मैं दोबारा फिर से बता दूं, भारत में बढ़ती महंगाई और जाति आधारित जनगणना, इस पर भी हम लोगों ने वैसा मानवता चैनल पर लगातार कई चर्चाएं की है। और अभी जो जानकारी मिल के आई है कि सरकार जो है जाति आधारित जनगणना को करा पाने में संशय की स्थिति बनी हुई है। इस पर आज का हमारा जो चर्चा है, हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए टी.आर. खूंटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खूंटे साहब, आज का जो विषय है उसके बारे में आपको भली भांति मालूम है, और जिस ढंग से भारत के अंदर में अभी तक जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन आखिर सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है जो इस जाति आधारित जनगणना को लेकर लगातार हो रहे मांगों को लेकर, चाहे वो आदिवासी समाज के द्वारा मांग हो, चाहे पिछड़े वर्गों के द्वारा मांग हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों के द्वारा मांग हो, तो इस जनगणना जो फ्री एंड फेयरनेस होना चाहिए, इस पर सरकार की भी मंशा साफ नहीं हो पाई है। इस वक्त हम आपकी विचार आज की इस चर्चा को लेकर हम प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में आपसे जानना चाहते हैं। टी.आर. खूंटे साहब। धन्यवाद जगदीश जी, मानवता चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। ये दोनों विषय, 2 अलग अलग विषय हैं, एक महंगाई और जातिवार जनगणना, और दोनों का संबंध एक दूसरे से लगा हुआ है। तो कैसे लगा हुआ है मैं इसको भी लिंक करना चाहूंगा। ये जो महंगाई जो बना हुआ है, महंगाई क्या है? एक क्रिएटेड इन्वायरमेंट है, एक वातावरण तैयार किया गया है। ये होता है 2 तरह का, यूटिलिटी और फैसिलिटी, उपयोगिता और फैसिलिटी को क्या बोलेंगे? सुविधा। उपयोगिता और सुविधा, ये 2 विषय को लेकर के ये महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। ये व्यापार वाले इन 2 बातों को ध्यान में रखते हैं। इसके तहत इन लोगों ने ऐसा आर्टिफिशियल मार्केट
तैयार किया हुआ है, ऐसा आर्टिफिशियल मार्केट तैयार किया हुआ है कि साल भर इनकी लूट का प्रक्रिया चलते रहता है। इस देश में एक परंपरावादी प्रकृति संस्कृति है जिसमें 365 दिन हमारा पर्व चलता है और इस पर्व में ये पर्व से बाजार तैयार होता है। इस बाजार में दो लोग लाभान्वित होते हैं, एक पुरोहित वर्ग लाभान्वित होता है, पुरोहित में ब्राह्मण कहो, और दूसरा व्यापारी वर्ग बनिया, ये दोनों के दोनों लाभ होते हैं। और लूटा कौन जाता है? हम जो उपभोक्ता लोग हैं, उत्पादन करता और उपभोक्ता हम लोग हैं। धन कौन पैदा करता है? धन हम ही लोग पैदा करते हैं। धन बनिया का औरत नहीं जाती खेत में, ब्राह्मण का औरत घर खेत में काम करने नहीं जाती, उसमें कुर्मी का, तेली का, इनके बच्चे, सतनामी के बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, आदिवासी हैं, एसटी ओबीसी, इनके बेटे बहू और उसके सारे लोग खेतों में जाकर के काम करते हैं। जब खेतों में काम करते हैं, कल कारखाने में काम करते हैं, ये शिल्पी लोग हैं, तरह तरह के लोहा, लक्कड़, सोना, चांदी, तांबा, पीतल में सब काम करने वाले, ये सब हमारे लोग। ये जब सारे लोग इसके देश के मूल निवासी लोग हैं, जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं। श्रमण संस्कृति में धंधा आजीविका का साधन था। प्रत्येक व्यक्ति को धंधा करना पड़ता था अपनी जीविका चलाने, और धंधा का चयन स्वतंत्र था। धंधा का चयन स्वतंत्र था, उस समय कोई फिक्स नहीं था। हम कोई भी किसी धंधा को कभी भी आप कर सकता है, बदल सकता है, जिसको जैसा सुविधा हो अपना ले सकता है, जिसमें उसकी आमदनी आय का साधन बने और बन के वो अपना विकास कर सके, अपनी जीविका को चला सके। लेकिन पुष्य मित्र काल के आने के बाद ये मौर्य काल तक चला। बुद्ध ने भी श्रमण संस्कृति को जिंदा किया, सम्राट अशोक ने, और उनके बाद के प्रियद्रथ तक का इस व्यवस्था को चलाया गया। श्रमण संस्कृति विश्व की जानी मानी संस्कृति रही। पहले बार पुष्य मित्र शुंग ने, जिसको आज परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, और रामायण में कल्पना के नाम, काल्पनिक राम के रूप में भी इसको वाल्मीकि ने प्रेजेंट किया है। तो एक ब्राह्मण, देखिए, पुष्य मित्र शुंग, ये मित्र लिखते, मित्र है आर्य लोगों के 3 एक हुआ, उसमें अदिति के 3 पुत्र होते। मैंने नहीं लिखा, ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में है अदिति के 3 पुत्र थे, अर्यमा, सूर्य और वरुण। सूर्य को मित्र भी कहते। ये 3 पुत्र थे, तो तीनों में से वरुण और मित्र, ये जो सूर्यवंशी, तो इसीलिए सूर्य से सूर्यवंशी कहलाया, आदित्य कहलाते। विक्रमादित्य किया कहलाया, ये सब आदित्य कहलाने वाले अदिति के पुत्र हैं। उनके बाप का पता नहीं है, बाप के बारे में अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, और हम तो अभी भी कहते हैं डिक्लेयर कर दो भाई उनके पिताजी का नाम, हम भी डिक्लेयर सुन लेंगे, इनके वंशज है, लेकिन ये अदिति के वंशज हैं, ये पक्का बात। हम इसको ये बोलते नहीं है, हम इसके किसी के ऊपर हम व्यक्तिगत क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहते, हम व्यवस्था पे जाना चाहते। तो सूर्य को मित्र भी कहा जाता है। तो पुष्य मित्र शुंग है। पुष्य मित्र का बेटे का भी नाम भी अग्निमित्र था, और उसके पोते का नाम था वसुमित्र। इन्होंने मित्र रखा, और इन्होंने जब रामायण, वाल्मीकि ने जब रामायण लिखा तो इसको आदित्य बना दिया, विक्रमादित्य बना करके सूर्यवंशी बना दिया। एक ब्राह्मण भी सूर्यवंशी है, उसी ब्राह्मण है, उसी मित्र का मित्र है, और वो भी राम है, वो भी सूर्यवंशी है। दोनों एक ही चीज है, मित्र और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों। खोटे साहब, हेलो खोटे साहब, मैं थोड़ा आज का जो सब्जेक्ट है आप उसी पर ही थोड़ी विचार रखें। मैं विषय पे आ रहा हूँ। मैं क्यों ये बात रखना चाह रहा था, ये विषय इसलिए जरूरी है कि हमें ये बात को समझना चाहिए कि इस व्यवस्था का जो हुआ है शोषण, हमारे लोगों को उस समय तक जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था लाया गया, धंधा को फिक्स कर दिया गया। धंधा और स्तर तहत वो आजीविका का जो साधन था उसको फिक्स करके जाति बना दिया। जातिवार जनगणना की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात जानना समझना चाहिए कि जातिवार जनगणना, फिर जाति को पैतृक आधार में करने से हमारी जाति बन गई। जो पिता का धंधा था, कुम्हार है, मिट्टी का धंधा बाप करता था, अगर मिट्टी का धंधा बेटा करे तो कुम्हार बन गया। लकड़ी का धंधा करता था तो लकड़हारा बन गया, लकड़ी बढ़ई बन गया। खेती करता था तो कुर्मी था, उसका बेटा कुर्मी हो गया। ये हमने पैतृक आधार में धंधा को फिक्स किया गया,
जिसके आधार पर हमारी बन गई। आज उसके कारण से इस व्यवस्था में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को अध्ययन किया और अध्ययन करके 6,000 जातियों को उन्होंने 3 वर्ग में कन्वर्ट किया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा। ये 3 वर्ग बनाए, 3 क्लास पैदा किए। और इन तीनों क्लास पैदा करने के चक्कर में हुआ क्या है कि आज अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 1871 में जातिवार जनगणना हुई है। उसके बाद से लगातार कई सालों तक हुआ, 1931 में भी जनगणना हुआ है, जातिवार जनगणना। इससे पता चलता है कि हमारी जाति बनाए हो, जाति की व्यवस्था है, तो हमें अपने जाति को समझना है, हम कितने लोग हैं, कितने क्या है, हम क्या धंधा कर रहे हैं, हमें अपने बारे में जानने का हक बनता है। ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को सरकार को चाहिए कि जातिवार जनगणना कराए। जातिवार जनगणना नहीं कराने के पीछे उनका मंशा यही है कि वो डर रहे हैं कि उन्होंने सब चीज अगर जाएंगे तो वही न्याय व्यवस्था में है, वही शासन प्रशासन में है, वही राजनीति में है, धन धरती सब चीज पर उन्होंने का कब्जा किया हुआ है। धन बल, जन बल, विद्या बल, सारे बलों पे उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये बातें खुल जाएगी। इसके बातें खुलने से क्या होगा, पिछड़ी जाति के लोगों को आज तक का पुनर्जन्म का दिखा करके अभी तक ये कर रहे थे, तो वो सारा वो पर्चा खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं। डरे के कारण होने के कारण वो नहीं कराना चाहते, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। उसमें कालम ही तो जोड़ना है, कालम जोड़ना है और क्या धंधा कर रहे हैं जोड़ना है। काम जाति, उसका धंधा, व्यवसाय नौकरी में है कि नहीं है, ये सारा चीज उसमें आ जाएगा। तो आने में क्या तकलीफ है। जितना डाटा स्पष्ट होगा इस देश का, अगर सचमुच उनकी नियत सही होती तो लोगों का विकास को ध्यान देते। वो विकास को न ध्यान देके वो पूंजीपति और किसानों को उल्टा शोषण करने में लगे हुए हैं। क्यों ये कर रहे हैं? आज देखिए महंगाई क्यों बढ़ा है। महंगाई का बढ़ने को आर्टिफिशियल मार्केट तैयार किया, कृत्रिम मार्केट है। आज आप देख लो कि सरसों का तेल 70 रुपए मिलता था आज से 1.5 साल पहले, आज 200 रुपए चला गया। सरसों का पूरा स्टॉकिंग कर लिया, स्टॉक करके पूरा 2 लोगों ने, किसने उसका नाम भी जानते होंगे, 2 लोगों ने कर रखा है। अडानी, उसने फॉर्च्यून ग्रुप बना रखा है, और इधर में बाबा रामदेव, ये 2 लोगों ने पूरा इकट्ठा स्टॉकिंग कर लिया जगह जगह, और जगह करके उन्होंने उसके माध्यम से डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। मार्केट में ऐसे सामान को हटा लेते हैं तो अपने बाजार का भाव बढ़ेगा। और ऊपर से डीजल, पेट्रोल और गैस, इसकी जो महंगाई बढ़ी है, इससे पूरा घर की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। महिलाएं रो रही उनको, और इनके कारण से डीजल के व्यवस्था से कम होने से, महंगाई बढ़ने से पूरा किसानी को असर पड़ गया। किसानों का लागत पर मूल्य बढ़ गया, आय कम है, लागत मूल्य बढ़ गया, वो और गरीबी के स्तर की ओर जा रहे हैं। ये जो व्यवस्था, दोनों व्यवस्था, जातिगत जनगणना को समझना और दोनों व्यवस्था को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं इस बात को, दोनों बात को रखना जरूरी समझा कि जातिगत जनगणना करवाना जरूरी, निहायत जरूरी है। इसके लिए हमें कोई भी हद तक जाना पड़े तो हमें करना चाहिए, और ये सरकार नहीं करनी चाहेगी। संघ के इशारे पर वो डरी हुई है, उनको लगा हुआ है कि शाश्वत ब्राह्मण कितने हैं वो पता चल जाएगा। उनको इसी बात का डर लगा हुआ है। तो इसलिए उनकी डर वाजिब है, उनका डर भी वाजिब है, क्योंकि उन्होंने कब्जा ज्यादा कर रखा है, हिस्सेदारी ज्यादा खाया हुआ है, तो उनको डर है, उनका हिस्सा जाने का डर है। इसलिए उनको लोग चर्चा करेंगे, ये चर्चा का विषय बन जाएगा, खुल के आ जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी तक मंडल कमीशन में रिकॉर्ड में है, मंडल कमीशन के बाद रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। मंडल कमीशन में है, लेकिन वो कमीशन है। अब इसको जातिवार जनगणना हो जाने से ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। यही मेरी बात रखने का है आज का विषय में, कि जातिवार जनगणना जरूरी है। और ये जो महंगाइयां आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है, इसको भी इसके ऊपर भी हमें बड़े पैमाने पर इस सरकारी जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये जानबूझ करके ऐसा माहौल क्रिएट हुए हैं। मध्यम वर्ग आज गरीबी सबसे ज्यादा त्रस्त है, तो मध्यम वर्ग
गरीब तो है ही है। खोटे साहब हम आपके पास फिर से लौटेंगे जी, खोटे साहब आपके पास हम फिर लौटेंगे। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें दोनों चीजों को लिंक करके इस व्यवस्था के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और हर नागरिक को कहना होगा, बिल्कुल खुल के कहना होगा, तभी हम इस बात के लिए हम अपने अधिकार हासिल कर पाएंगे और समाज में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। धन्यवाद जी जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 3 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैं 3 महिलाओं का मैं बारी-बारी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पहले तो मैं नेपाल चलता हूं, आप सब लोगों को ले चलता हूं। नेपाल से हमारे साथ मीना जी जुड़ी हुई है। मीना जी हमें सुन पा रही हैं? हेलो? हेलो? मुझे लगता है मीना जी नहीं सुन पा रही हैं, तो हमारे साथ श्यामा कुर्रे जी, डॉक्टर श्यामा कुर्रे जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि वो एक गृहिणी है। श्यामा कुर्रे जी सुन पा रही हैं हमें? हाँ हेलो? सर। जैसा कि आज की जो चर्चा है वो भारत में बढ़ती महंगाई और भारत की जनगणना, जाति आधारित जनगणना, तो इस पर आप एक गृहिणी होने के नाते भारत में जो महंगाई बढ़ी है इस कोरोना काल में, उससे जो हमारा परिवार है, हमारा घर परिवार है, समाज है, वो कितना प्रभावित है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। श्यामा कुर्रे जी। थैंक यू सर। सर इस विषय में ज्यादा इतिहास तो मैं नहीं कह पाऊंगी, इतिहास में नहीं जा सकती, क्योंकि एक गृहिणी होने के नाते जो हमें झेलना पड़ता है गैस का और पेट्रोल का और हॉस्पिटल का खर्च है, पढ़ाई का खर्च है और अपने घर में जितना भी दिनचर्या है उसमें साबुन सर्फ जितना है सब राशन पानी का, वो सब को देखा जाए तो फल का, सब्जी का, दूध का, ये सब मिला के घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन है अभी। कहीं न कहीं से जुगाड़ अपना करो, आखिरी में तो कम ही हो जाता है। कभी-कभार ऐसा स्थिति आता है कि हम कहीं न कहीं से अपना जुगाड़ करते हैं, ऐसा है। तो मैं तो कभी-कभी झगड़ भी जाती हूँ मेरे यहाँ सर से कि आप लोग सिर्फ़ वहाँ ड्यूटी करने गए हो तो कम से कम घर में हिसाब माँगते हो, तो वहाँ शासन से तो हिसाब माँगा करो कम से कम। क्योंकि घर में हिसाब माँगना तो अलग बात है, जो वेतन देते हैं उनसे हिसाब माँगो कि हमें और वेतन चाहिए। भई थोड़ा बहुत बढ़ाएँगे इतना महँगाई में तब तो चलेगा घर, क्यों साइन किए हो ऐसे करके लड़ती हूँ। तो जी, बात अलग है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर अभी। जी, और इसके तहत महँगाई के मार से कई जानें चली जा रही हैं और कहा जाए तो बच्चे जिस जगह में जाना चाहिए वो जगह नहीं उनको मिल पाता। शिक्षा के क्षेत्र में कमी हो जा रहा है, बहुत सारे कारण हैं। जी, तो मैं तो मेरे विचार से यही है कि महँगाई का मार झेलना अर्थात ज़िंदगी को पूरा अस्त-व्यस्त करके रखना। मैं जी। एक दीदी का दर्द अपने कविता में उतारी हूँ। अगर समय रहे तो थोड़ा-सा मैं बोलूँगी उसके बाद बिल्कुल, आप अपनी बात रख सकते हैं कविता के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा हाँ, हाँ क्योंकि जी, जो दर्द है, वो दर्द जितना भी दर्द हमें मिलता है, वो सब महँगाई और पैसे के कारण पैसे की कमी के कारण ही होता है। तो वो जो आँसू मैं देखी हूँ, उसको थोड़ा-सा मैं एक कविता के रूप में बत मजबूरी की आँसू। मैंने उसे आँसुओं को पीते हुए देखा है, मैंने उसे आँसुओं को पीते हुए देखा है, मजबूरी में घुट-घुट कर जीते हुए देखा है। उसके आँखों में नीरस संस्कार था, 2 पल जी लेने को मन बेकरार था। मौत के चंगुल में फँसी थी ज़िंदगी, मौत के चंगुल में फँसी थी ज़िंदगी, काम नहीं आए प्रार्थना और बंदगी। ज़िंदगी की राह में घनघोर अंधेरा था, मन के उजाला को दुखों ने घेरा था। ज़िंदगी की राह में घनघोर अंधेरा था, मन के उजाला को दुखों ने घेरा था। आँचल की छाया सिसकियों से भरी थी, आँचल की छाया सिसकियों से भरी थी। बच्चों की ज़िंदगी को सोच कर डरी थी, ताक रही आँखों में गुहार ही गुहार था, पीड़ा दर्शाता हुआ आँसुओं का धार था, पीड़ा दर्शाता हुआ आँसुओं का धार था। 2 कदम चलने को साँसें मजबूर थी, 2 कदम चलने को साँसें मजबूर थी, सपनों की दुनिया व मंजिल भी दूर थी। आँखों ने सुनहरे सपने सँजोए थे, सपनों के टूटते ही फूट-फूट कर रोए थे।
2 पल की जिंदगी थी वो भी उधार की, 2 पल की जिंदगी थी वो भी उधार की, ममता की बगिया में मुरझाई बहार थी। हर पल बरसते हुए आँखों को देखी हूँ, हर पल बरसते हुए आँखों को देखी हूँ, प्रेम को तरसते हुए साँसों को देखी हूँ। टूटकर बिखरा संसार उसके सपनों का, टूटकर बिखरा संसार उसके सपनों का, काम न आया वो प्यार उसके अपनों का। जीवन के आंगन में बीमारी का पहरा क्यों? जीवन के आंगन में बीमारी का पहरा क्यों? सुख रूपी बगिया में दुख का लहरा क्यों? सुख सुख रूपी बगिया में दुख का लहरा क्यों? दुख का लहरा क्यों? सर, ये जितने दुख दर्द आते हैं वो सब पैसा की कमी के कारण भी हो जाते हैं और महंगाई के मार के कारण भी। जी, बहुत नमस्ते शुक्रिया सर। बहुत सुंदर, शर्मा बहुत जी सुंदर। हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, आपने अपने शब्दों को एक कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया, आपकी सोच एक बहुत दूरदर्शिता को दर्शाता है और सही पीड़ा को दर्शाता है। मुझे लगता है कि हमारे साथ और भी 2-3 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं रूपसा के पास जाना चाहूँगा, उड़ीसा। उसके बाद मैं मीना जी, हमें सुन पा रही हैं? मीना जी नेपाल से। हेलो मीना जी, अपने आप को म्यूट करें, अपनी आवाज को। हेलो रूपसा, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, जी सबको मेरा जय भीम जय मुलासी। जी, अभी श्यामा कुर्रे जी ने अपनी बातें कविता के माध्यम से कही है और आज का जो हमारा विषय है बढ़ती महंगाई, जिसमें भारत का जो हर घर परिवार है वो प्रभावित है, उसको उन्होंने अपने शब्दों में विचार दिया है। तो इस बाबत आप एक बेटी हैं और युवा हैं, तो आज के परिदृश्य में जो भारत के हालात हैं उस पर आप प्रकाश डालें उड़ीसा से। रूपसा। जी सर, थैंक यू। सर देखिए, जहाँ तक बढ़ती महंगाई की मार है, तो महंगाई बढ़ने का जो रीज़न होता है मार्केट में, तो वो होता है मार्केट में मनी फ्लो का बढ़ जाना। जितना मैं जानती हूँ एज़ एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, जितना मुझे पता है डिमांड और सप्लाई का ही ये मतलब खेल होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई घट रही है, तो भी आप जो है महंगाई बढ़ते देखेंगे, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर रेट घट जाता है। तो यही है, रूल तो यही है। पर आप देखिए, क्या मार्केट में मनी फ्लो बढ़ा है? क्या लोगों के पास पैसा है उतना पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है? यहाँ हमें एबनॉर्मली जो है एक तरीके से महंगाई बढ़ती दिख रही है, और उसका सीधा-सीधा अगर हम देखें तो इसका जो असर है, ये तो आप व्यापक रूप से हर जगह देख रहे हैं। कहीं कई मौतें हो रही हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसपे सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे जो होते हैं एक्सप्लेनेशंस दे रही है। तो इसका जो सीधा-सीधा संपर्क है सर महंगाई बढ़ने का, ये जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है सरकार की ओर से। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है लोगों की क्या हालत है। ये सेंसस से जुड़ा हुआ मामला है, जो आपने आज जो है कास्ट बेस्ड सेंसस रखा है। कास्ट बेस्ड सेंसस तो बाद की बात है, जो सेंसस ही है, तो सेंसस में ही ये मुद्दे सरकार को पता चल जाता है कि कितनी जो है शिक्षा किस स्तर की है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं, कितनी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें चाइल्ड सेक्स जो है चाइल्ड रेशियो क्या है, उसमें जो है जेंडर जो है सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, जेंडर रेशियो क्या है। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं सर सेंसस के। तो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है, फिर भी वो जानबूझ करके महंगाई बढ़ा रही है। महंगाई को बढ़ाने का उनका अपना एक एजेंडा है, क्योंकि सरकार आज जो भारत में जो सरकार हम लोग देख रहे हैं, वो जनता के अगेंस्ट है, और जनता को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हम अगर बाकी देशों की बात करें तो वहां की सरकारें आती हैं, इलेक्शन जीत कर आती हैं, और वो लोगों का वेलफेयर करने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है इंडिया में। यहाँ सरकारें तो कई आई, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी,
और दूसरे दूसरे स्टेट्स में और भी बहुत सारे स्टेट लेवल की वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है बढ़ती महंगाई है। यहाँ लोग अशिक्षित हैं। यहाँ सॉरी सर, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कंटिन्यूस। जी बहुत शुक्रिया। अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो हम और मेहमानों के पास जाएं कि आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया रुखसा जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। मैं जयंती के पास लौटना चाहूंगा रायपुर। जयंती एक बिजनेसमैन भी है और मार्केट की स्थिति को समझती है। कोरोना काल पे इनका भी व्यापार पर बहुत असर पड़ा हुआ है। जयंती जी अपने विचार थोड़े लंबा ना खींचते हुए कम शब्दों में अपने विचार को रखें तो हम दोबारा सभी लोगों को ले सकते हैं। जयंती जी अपने विचार रखें। एक बिजनेसमैन है और पढ़ी लिखी एक बिजनेस से जुड़ी हुई है जयंती खोटे जी, अपने विचार रखें। थैंक यू जगदीश सर। एंड सभी को मेरा सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। कुछ बोलने से पहले सबसे पहले तो मैं भाटिया जी को सॉरी बोलना चाहूंगी। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में। मैं क्वेश्चन तो सुनी थी बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, वो गलती से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सॉरी सर। सब कुछ बढ़िया है। कोई बात नहीं। सर ये जो कोई बात ये जो मुद्दा आपने रखा है इस पे अभी मैं रुखसा जी को सुन रही थी, उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में। इकोनॉमिकली जो होता है, मतलब महंगाई बढ़ने का जो मेन रीजन होता है, उसका जो फॉर्मूला है सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। लाइक डिमांड ज्यादा बढ़ती है, सप्लाई कम होती है तो महंगाई बढ़ती है। बट सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो जनरली लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहूंगी। इन लोगों ने जैसे जातिवाद, धर्म, आस्था, अंधविश्वास का एक चश्मा लगा रखा है और उनको वही सारी चीजें दिखती हैं जिसको उस चश्मे से वो देखना चाहते हैं। तो बहुत जरूरत है सबको एजुकेट करने का, और ये एक तरह का एजेंडा है कि हमको इन सब चीजों में उलझा के हमको सही चीजों के लिए आवाज ना उठाए जाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हमको जरूरत है कि हम इन सब चीजों से निकल के हम जो मेन एजेंडा है उसके लिए आवाज उठा सके, शिक्षित बने। सबसे पहले तो शिक्षित बनना जरूरी है। और जातिगत जनगणना की बात है तो बिल्कुल जनगणना तो होनी चाहिए। उससे काफी दिनों से मतलब ये चीज क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है कि हमारे यहाँ मतलब कितने एक्चुअली बहुत सारी चीजें इससे खुल के आएंगी बाहर। खासकर बेरोजगारी, अभी के टाइम पे बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, तो उसकी भी एक जानकारी निकल के आएगी। तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहूंगी जी क्योंकि और बहुत भी शुक्रिया जयंती जी अपने बातों प्रश्न को भी है। जी बहुत शुक्रिया ठीक है। जयंती जी, अपनी बात को आपने रखा है। जी। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। चले, मैं कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब हमें सुन पा रहे हैं? अपने आप को इम्यूट करें सर। कृपाल सिंह जी। हाँ जी, सर अभी तक जी। जितने भी हमारे गेस्टों की बातों को आपने काफी देर से सुन रहे हैं। इस बाबत आज का जो चर्चा है वो बढ़ती महंगाई और भारत में जाति आधारित जनगणना को, जैसा कि उड़ीसा से कुमारी रुखसा ने एक्सप्लेन किया है, इस बाबत एक वैश्विक देशों में आप रहने के नाते वहाँ की मार्केटिंग को और वहाँ की जो सेंसेक्स की स्थिति को आप अच्छे से समझते हैं। इस बाबत अपने विचार रखें डॉक्टर कृपाल सिंह जी। थैंक यू जी। वाहे खालसा वाहे फतेह, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, जय सतनाम। मेरे विचार ये है कि भी जिस सबको पहले तो मैं मुबारक आपकी कविता की श्यामा जी, डॉक्टर श्यामा जी, एंड जयंती अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू एडिशन। ये विचारों का पिछोकड़ जो है ना,
ये है विचारों का पिछोकड़ जिसको कहते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ ब्राह्मण्स। इन द ओल्ड डेज दे यूज्ड टू से डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। जो मैं छोटी उम्र में था ना, वो हमारी ये थ्योरी पढ़ाई जाती थी कि परमात्मा ने जो दुनिया बनाई ना, बड़ा जाइंट आकार लिया। यहाँ सिर से आए ब्राह्मण, यहाँ आए क्षत्रिय, यहाँ आए वैश्य, पैरों से आए शूद्र। इन सब का जो काम था, ये ब्राह्मण थे ना, और परमात्मा के ज्यादा नजदीक थे, उसकी खास उत्पत्ति। उनको संभालने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको ऐश्वर्य देने के लिए, ये तो उनके प्रोटेक्शन है खतरी। वैश्य है उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनके ब्याह पर चोरी करके दूसरों का माल चोरने के लिए। और जो है पैरों से, वो जो उत्पादन करने वाले जो भी वर्कर्स हैं। Briefly speaking, I'm putting it in a humorous way, this theory. So जो divine rights of Brahmins है ना, वो सब चीज का जो खराबी पैदा कर रहे हैं वही है हमारी सोचनी में। हम उनको जितना विचारेंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो हमारे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी बातें करें। अपने हम कैसे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे तरक्की कर रहे हैं। जो मिडल मैन है ना, उसको निकालो। वो मिडल मैन में महंगाई पैदा कर रहा है। जैसे पंजाब के गोदाम खुराक से भरे रहते हैं, और क्या करते हैं मिडल मैन, ओ जी ट्रेन खराब हो गई, जा नहीं सकता, या मीह आ गया, या वो आ गया, वो आ गया, वो फसल पई खराब हो जाती है, वो भी नहीं कर सकती पंजाब ਦੇ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ बाकी जगह ਤੇ। ਇਹ नहीं कि ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਬਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। That's what जो महंगाई है उसका ये है। सो जैसे जयंती जी ने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई, देखो ना, डिमांड तो आपने बना दी, जावा आपने चीजें ही नहीं पहुंचा दिया, किसी ना किसी तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी, ते ना आइया महंगाई, वही जो चीज है 5 रुपए की 50 में बेचो। सो ये जो ऐसे हालात है ना, ये ब्लैक मार्केट के, और इनका इलाज सिर्फ यही है, इकोनॉमिक बाइकआउट। वो इकोनॉमिक बाइकआउट ऐसे आएगा कि हम लोग रल मिल के एक दूसरे से सौदा करें, एक दूसरे से अपनाएं, जो मिडल मैन है उसको निकालें। ये जो जो ब्राह्मणी चिन्ह है कंट्रोल करने के, जैसे जनेऊ हुआ, ये इसके जनेऊ इतना होगा, ये कि इसका ऐसा जनेऊ होगा, ऐसा होगा, और औरत शूद्र में कोई भी जनेऊ नहीं। जो ऐसी डिवाइसिव चीजें हैं उनको निकालें अपने आप से, और अपने जीवन को सीधा पदरा कुदरती जीवन बनाएं। ज्यादा हम अपना कांटेक्ट जमीन से रखें, जहां से कि सब पैदा होती है, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके, एक दूसरे से मदद से आगे बढ़ सके जी। और यही मेरा आपको अर्ज है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है। मैं जसबीर भाटिया साहब के पास लौटना चाहूंगा। जसबीर भाटिया साहब बहुत देर से हमारे सभी मेहमानों की बातों को सुन रहे हैं। भाटिया साहब, आज की इस चर्चा को लेकर आपकी समझ क्या है? किस ढंग से हमारे भारत के जो बहुसंख्यक समाज है आज की इस महंगाई पर बहुत पीड़ित है, दुखी है, और अपने घर परिवार चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, इस बात को लेकर अभी हमारी श्यामा कुर्रे जी ने भी अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात को एक्सप्रेस किया है। तो इस बाबत आप अपनी ख्याल रखें, क्योंकि आप भारत में जन्मे और एक अमेरिका के वैश्विक देश में रहते हैं और भारत की परिस्थितियों को बहुत नजदीक से समझते हैं। जसबीर भाटिया साहब जी, सबको नमस्कार। फिर वैसे मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, और भारत की जो बढ़ती महंगाई है उसका हमें कभी कभी भी एक मिल जाता है स्वाद ही कहूँगा ना, टेस्ट ऑफ कॉस्टनेस। जब हम कभी इंडिया जाते हैं, बहुत साल से नहीं गए, तो हम हैरान हो जाते हैं, यार हम थैला भर के अगर पैसे ले जाए तो शाम तक खत्म हो जाते। कुछ थोड़ी सी चीजें बाई करो इधर उधर तो पैसे खत्म। जो कपड़ा कभी
100, 2, 4, 500 में मिलता था, अब हजारों में मिलता है। अब साड़ी बाई चांस जाने 40,000, 50,000, 1,00,000, हमने कभी सुना भी था जिंदगी में कभी इतने महंगी भी चीजें हो सकती है। तो महंगाई बहुत है, इस पर कोई शक नहीं है, और उसकी वजह से जो हमारे मध्य वर्ग के लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो क्षमा बहन ने जो कविता बड़ी दिल को लगी, बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूं कि आप उनको किसी तरह से व्हाट्सएप से हमें भी भेजिए, हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी। जातिवाद के बारे में पहले बातें हो सकती हैं, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। कौन कहाँ से आया, कोई क्या जात है, बाहर से आए हैं या अंदर से आए हैं, सच ये है कि आज सभी यहीं पर है। आज की ट्रूथ ऑफ द डे इज कि एवरीबॉडी इज हियर, दे आर ऑल इंडियंस, चाहे कहीं कहीं से भी आए हों, क्योंकि इंसान की हिस्ट्री में, इंसान के इतिहास में दुनिया हमेशा ही चलती रही है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो कहा जाता है कि हमारे बहुत से लोग जो भारत में है वो अफ्रीका से आए 10,000 साल पहले। अब जो 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 ऑस्ट्रेलिया में गए वो कितने हजार साल पहले कहीं और से गए। तो ये बातें अब मैंने नहीं रखती हैं, हमें देखना है अब करना क्या है, आज के दिन में हमारी क्या असलियत है। तो जातिवाद तो एक कलंक है हमारे देश के ऊपर, उसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती, उसको दूर करना ही होगा, और वो आप खुद ही करेंगे, कोई बाहर से आगे कोई करने वाला नहीं है। जब तक आप उठेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। और उसमें आपके पास ये बड़ी शक्ति है वोट की, लेकिन वोट जो है अभी तक लोग समझदारी से वोट नहीं देते, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, धर्म के नाम से डिवाइड करके, जाति के नाम से डिवाइड करके, पैसा दे के, लालच दे के, झूठे बहाने करके, झूठे वादे करके। तो उन सब से हट के जागरूक होना है। तो जब तक वोटर जो है शिक्षित ना होगा, शिक्षा ये नहीं कि उसको स्कूली शिक्षा चाहिए, उसको शिक्षा ये चाहिए कि ये जो वोट मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इस वोट की क्या कीमत है। हमें वो इंसान भेजने हैं गवर्नमेंट ने जो हमारी समस्याएं को दूर करेंगे, ना कि हम तो बस वोट लेने के लिए आएंगे, बड़े बड़े दिखाएंगे, उसके बाद कभी 5 साल के बाद बादशाह करने नजर आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो मैनेजर, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्स के या दूसरे हैं, हर वक्त उनके ऑफिस खोले रहते। कोई आदमी जाए उनके जाके बैठे, बात करे, क्वेश्चन पूछे, वो बोलते हैं। हमारा जो सेनेटर है हर हफ्ते हमें अपनी न्यूज़लेटर भेजता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, समझे ना। तो ये बड़ी जरूरी है। और दूसरी जो बात जो आपने महंगाई में कही है, उसमें ये है कि आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की। ये जो इक्वेशन है डिमांड सप्लाई की तभी चल सकती है जिसमें ऑनेस्टी हो, क्योंकि अमेरिका में फॉर एग्जांपल एंटी ट्रस्ट लॉज, वो मोनोपोली पैदा नहीं करने देते। हमारे देश में एक कंपनी जो है सब कुछ कंट्रोल कर रही, जैसे आपने कहा सरसों का तेल 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं, तो फिर आप उन पे डिपेंड करेंगे, आप उन पे निर्भर करेंगे वो क्या कीमत चार्ज करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और अभी तो ये 2 है। जब अब ये किसी जो किसानों की जो समस्या चल रही है, मानो सारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में एक कंपनी अगर आपके अन्न को, गेहूं को, दाने को कंट्रोल करेगी, आप समझेंगे क्या होगा। अब तो आप तेल और पेट्रोल के लिए रो रहे हैं, जब गेहूं नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, रोटी खाने को नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे। तो ये सारे देश की समस्या है। तो एक मोनोपोली जो है, यानी किसी एक या 2 कंपनियों को सारा कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ा कलंक है इकोनॉमी के ऊपर। इसको दूर करना होगा। चाहे जो किसानों के पास अभी जो आर्थिक सिस्टम है वो भी बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को, वही बेचारों को बड़ा चूसते हैं, लेकिन फिर भी कई होते हैं, उनमें आपस में थोड़ा बहुत कुछ कंपटीशन होता है, तो फिर भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनी है। तीसरी बात है करप्शन। देश के अंदर करप्शन इतनी ज्यादा है कि इकोनॉमिक बैलेंस जो खत्म हो गया है। जैसे अभी आप जगदीश जी ने मुझे आज सुबह एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप से
किस तरह से कंपनियां बैंकों पे हजारों करोड़ रुपए का उनका कर्ज होते हैं और फिर वो कंपनियां फेल हो जाती हैं, दूसरी कंपनियां उनको आधे और तीसरे दाम पे लेती हैं और बाकी का पैसा जो है नॉन पेएबल लोन हो जाते हैं, एनपीएल से आप कहते हैं, भी ये पैसा खत्म हो गया। अभी मैंने काउंट किया जितनी कंपनियां उन्होंने भेजी है मुझे, 151,000 करोड़ रुपया जो है वो खत्म हो गया। ये किसके सिर से आया है 151,000 करोड़ रुपया? आप हम सब लोगों के लिए जिन्होंने बैंकों में पैसे जमा करा रखे हैं, खत्म। ये सब इतनी बेईमानी चल रही है टॉप लेवल पे, ये एक रैकेट है। अब इसको कौन देखेगा? हम तो नहीं बैठ कर देख सकते। आप इंडिविजुअल कैसे, ये हमारे बच्चे हैं, आप एक एक कैसे रोक सकते हैं इसको? तो ये भ्रष्टाचार जो देश के अंदर चल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त भारत के अंदर। ये बेरोजगारी, लैक ऑफ एजुकेशन और जो बढ़ती हुई है महंगाई, जॉब्स का ना होना, सब जगह ये जो है ना, ये आपकी करप्शन की वजह से। तो एक तो कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन में जो भाव है वो स्टेबल होते हैं। दूसरी जगह है कि ये करप्शन कैसे ठीक होगी, ये तो आप ही जानते हैं। उसका एक ही तरीका है, ऐसी सरकार को लाएं, ऐसे नुमाइंदों को भेजें, प्रतिनिधि को भेजें जो ईमानदार हों, आपकी जरूरतों को समझें और समाधान के लिए काम करें, ना कि किसी भी पार्टी लीडर की चमचागिरी करें, जो हजूर उनके बस ऐसे करते हैं। ये बातें हैं, और इससे ज्यादा क्या कह सकते। जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। मेघराज जी हमारे साथ लाइन में आ चुके हैं। मेघराज साहब कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार रखें। गुरु जी का खालसा फतेह। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और नंद कुमार भगत जी को बधाई भी देता हूँ, उन्होंने जो टक्कर दी है वनवाद को, और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे टक्कर देते रहेंगे और ये सफलता प्राप्त हम करेंगे। तो ये जो आप जसबीर सिंह भाटिया जी कह रहे हैं, ये जो करप्ट जो सिस्टम है, ये जो सारा सिस्टम हमें खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं चेंज करने के लिए आएगा। यहाँ पर हमने नौजवानों को जोड़ करके साथ में इसको सिस्टम को आने वाले वक्त में 2024 तक बदलेंगे। इसको नौजवानों को मैं खास करके अपील कर रहा हूँ कि इसमें सच्चाई और ईमानदार लोग जो है ना वो साथ में जुड़े, क्योंकि सच्चाई और ईमानदार लोग होंगे तभी ही कुछ बदलाव आएगा। अगर बेईमान और झूठे होंगे, चाहे उनके पास में पूरे संसार की दौलत भी आ जाए, तब भी कुछ नहीं बदल पाएगा। तो सच्चे और ईमानदार लोग आएंगे तो ये जो शैतान जो लोग बैठे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनको तो हम जेल में डालेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन सच्चे लोग ही आकर के उसको बदलाव करेंगे। और हम उसको इस काम स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मतलब 2024 तक का लग रहा है मुझे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज ऐसा होगा कि एक नई दिशा में, नई उम्मीद के साथ में देश बदलेगा, पूरा विश्व बदलेगा। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नए गेस्ट जुड़ गए हैं, अनिल चौधरी जी जुड़ रहे हैं। अनिल चौधरी जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं। अनिल चौधरी जी, आप अपनी आज के इस विषय पर जो चर्चा अगर आप सुन रहे हैं तो उस बाबत अपने विचार रखें, और आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आप अपना परिचय भी दें। जी बिल्कुल, मैं अनिल चौधरी उत्तर प्रदेश से, बाबूजी का बहुत ही खास हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का पूरा बाबूजी का काम देखता हूँ, और सर्वप्रथम मैं बाबूजी के चरणों में जो है अपना शीश घुमा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा। बाबूजी नमो बुद्धाय, चरण स्पर्श। नमो बुद्धाय। जी अपनी बात रखें चौधरी साहब। जी जिस प्रकार से बाबूजी हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे, कुछ हमारी जो है समस्याएं आ जाने के कारण मैं बाबूजी के साथ इस बार दौरे पे नहीं हो पाया। उसके लिए नहीं, जो है हमें बहुत जी आप सब्जेक्ट पे बात रखें। जो आज चर्चा हो रही है भारतीय जनगणना और भारत की जो परिस्थितियों पर जो चर्चा हो रही है उस पर बात रखें। जी 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 जहाँ तक जनजातिगत जनगणना को लेके चर्चाएं आज चल रही है इस जूम मीटिंग के तहत, तो इस पे मेरा विचार ये है कि इस पे जितने भी ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग हैं,
जिस प्रकार से अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो है कहा जातिगत जनगणना होना चाहिए, नहीं तो हम भाजपा से अपना जो है खेमा बदल लेंगे। तो जितने भी ओबीसी के नेता लोग हैं वो लोग साथ में आए, एक मंच पे आए और इसके लिए आह्वान करें कि जो है हम लोगों की जितनी भी भागीदारी है वो सुनिश्चित किया जाए और जो भी भाग हमारा है वो निश्चित है। जी चौधरी जी अपनी बात अपनी हिस्सेदारी जो बाबूजी का स्लोगन है उस पे काम किया जाए। जी 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 बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़ करके अपने विचार रखे हैं। उत्तर प्रदेश से दाऊ जी भी अभी उत्तर प्रदेश से दौरा करके आए हैं। बहरहाल मैं दोबारा दाऊ जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। दाऊ जी, अभी आपने सभी की बातों को सुना है और भारत में जो ये जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार की जो संशय की स्थिति है, और अगर ये सरकार इस जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है तो इसके रास्ते क्या हो सकते हैं, और हमें हमारे के जो बहुसंख्यक समाज के लोगों की जो डाटा आनी चाहिए, इस पर सरकार चुप बैठी हुई है, अभी तक इसकी पूरा नहीं कर पाई है। तो इस पर हम आपकी दोबारा प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। परम आदरणीय दाऊनंद कुमार बघेल जी, अपने विचार रखें। हेलो दाऊ जी, हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है हमारा कनेक्शन के साथ कुछ मोबाइल के कारण डिस्कनेक्ट हो गया है या इम्यूट हो गए हैं। मैं दोबारा आज की इस चर्चा पर संतोष साहू जी के पास लौटना चाहूंगा। संतोष साहू जी, जिस ढंग से आज की ये जो चर्चा आगे बढ़ रही है, इस पर अपने विचार रखें। संतोष साहू जी। जी, आज आपका दो विषय है, महंगाई को लेकर और भारत में जाति आधारित जनगणना, और भारत में पिछड़ी जातियों का जाति आधारित जनगणना। ये तीन बातें हैं। भारत में शेड्यूल कास्ट का जाति आधारित जनगणना हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का भी हो रहा है, पर ओबीसी का जनगणना रुका हुआ है। और एक बहुत खास विषय पे आपका आज का एक कार्यक्रम है। मैं वॉइस ऑफ मानवता को भी इस विषय में चर्चा कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओबीसी भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 60 से 62% संख्या वाला वर्ग है, और इतने बड़े वर्ग का आंकड़ा नहीं होना सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास या राज्यों की सरकार के पास। इतने बड़े वर्ग का जब आंकड़ा ही नहीं है तो इनका विकास कहाँ से होगा, और विकास के लिए बजट चाहिए। जब आंकड़ा ही नहीं है तो विकास कहाँ से होगा, फिर बजट भी नहीं है। तो इतने बड़े वर्ग के साथ इस देश में बहुत जो अपमानकारक परिस्थितियां बनी हुई हैं, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, हर जगह चुनाव के समय कहे कि मैं ओबीसी का आदमी हूं, मैं नीची जाति से आता हूं, और न मालूम क्या क्या शब्द उन्होंने कहे थे। और अगर आज भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं तो जी संतोष साहू जी, मुझे लगता है संतोष साहू जी का नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई। मैं दोबारा टीआर खोटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खोटे साहब, आज की चर्चा को थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप से कम शब्दों में अपनी बात रखें ताकि हम आपकी इस चर्चा को थोड़ी और आगे लेके जा सकें। खोटे साहब। मैं आज के इस संदर्भ में फिर से मैं अपनी बात उठाना चाहूंगा कि आज जो महंगाई है, एक कृत्रिम महंगाई है, आर्टिफिशियल है, इसको तैयार किया गया है। ये नोटबंदी से शुरू हो करके जीएसटी पे बढ़ा, जिसके कारण से उद्योग बंद हो गए। 3.5 लाख जो मध्यम और छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए नोटबंदी के कारण। कोरोना को लोग दोष देते हैं, कोरोना से पहले ही हो गया। इससे नुकसान क्या हुआ, खुदरा बाजार हमारा बर्बाद हो गया। खुदरा बाजार समझते गांव में जो 7,46,000 गांव हैं, जिसमें 75% आबादी देश का गांव में निवास करती है। खुदरा बाजार टूट गया। खुदरा बाजार टूटने के कारण से वहां के चिल्लर पैसा है नहीं। अभी हमारी बिटिया बोल रही थी
डिमांड और सप्लाई और मनी सरप्लस का जो आज तो उल्टा हो गया। आज तो मनी लोगों के पास है नहीं, कंज्यूम खर्च करने के लिए पैसा है नहीं। सरकार को बोला जा रहा है कि लोगों के खाते में पैसा डालो ताकि लोग खरीदने का ए में आए, और ऊपर से महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने के सबसे बड़े कारण है ये जीडीपी समझते होंगे। ये वो जीडीपी नहीं है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको -23% चला गया है, बल्कि गैस, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों चीजों के ऊपर पूरी हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रित है। और 39 रुपए के पेट्रोल को जो दाम है मार्केट में आज के तारीख को दिया जाए तो 39 रुपए पे 60 रुपए का टैक्स लगा हुआ है। 100 रुपए चल रहा है तो 60 रुपए टैक्स है, 40 रुपए उसका दाम है, 60 रुपए टैक्स, 61 रुपए टैक्स समझिए। तो इतनी जो टैक्स लगा रहे हैं, 23 लाख करोड़ रुपया समाज सरकार ने इसी से इकट्ठा कर लिया। कोरोना काल में दारू को खुला रखा गया, मैं इस बात को रखिए, तो दारू को खुला रखा गया। दारू पता नहीं कौन सा इलाज का दवाई है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में आज देखिए हीरोइन की भी चल रही है। ये हीरोइन के व्यापार को जानबूझ के इसलिए ला जा रहा है क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ महंगाई है। बेरोजगारी और महंगाई दोनों चीजें को ये बिल्कुल इस व्यवस्था का ये जो नॉर्मल फार्मूला है वो फार्मूला से हट करके, इसलिए हमको इसको समझना ये चीजें कृत्रिम आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मार्केट तैयार किया गया है। इसमें ब्रोकरेज का सबसे बड़ा काम, दलाली का। 15 रुपया में आपका सेव बिकता है कि वो हम खरीदते समय हिमाचल में 15 रुपया में किलो, और वही सेव यहाँ पर दिल्ली में आता है तो 110 रुपया 150 रुपये हो जाता है। कि वहां से ट्रांसपोर्ट करने में 1 किलो में ट्रांसपोर्ट का उसका डबल भी लोगे तो 30 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बिकता है। तो क्योंकि आर्टिफिशियल मार्केट तैयार किया गया है, जो उत्पादक वर्ग है उनको लोग शोषण कर रहे हैं, और जो मीडिएटर है उसको लूट के वो कृत्रिम मार्केट आर्टिफिशियल मार्केट तैयार करता है। वो डिमांड को बढ़ाता है, सप्लाई को कम करके नियंत्रित करके वो स्टोरेज करके रख लेता है, और उसको सप्लाई को धीरे धीरे स्लो करके बेचता है ताकि उसका मार्केट का बना नियंत्रित रहे। बिल्कुल आज कंट्रोल्ड मार्केट चल, पूरा व्यवसाय चल रहा है। जब मीडिएटर ग्रुप है सबसे ज्यादा वही लूट रहे हैं, और ये पूरी सरकार दलालों की सरकार, ये पूरी सरकार, इसमें जो बड़ी बिजनेसमैन है वो लगे हुए हैं। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि ये हमारा आर्टिफिशियल मार्केट हुआ है, और इसके लिए हमें मिलजुल करके इसको संघर्ष करना होगा। दूसरी चीज जनगणना की बात है। जनगणना 91 में ओबीसी को रिकॉग्निशन मिला। शेड्यूल ट्राइब को 1935 में मिल गया था। आजादी के पहले देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन रिकॉग्निशन मिल गया था 1935 में। लेकिन उनको नेहरू एंड कंपनी ने उनको, और जो भी लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों ने लोगों को ओबीसी के लोगों को काका कालेलकर कमीशन लागू नहीं होने दिया गया। काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट ही नहीं आया। मंडल कमीशन के लिए कितना संघर्ष हुआ 1980 पे, उसकी रिपोर्ट को आप समझो। और उसको जाकर के संघर्ष होने के बाद में जब बहुत बड़े हम लोगों ने आंदोलन चलाए, 1980 से लेकर 90 तक के आंदोलन चले, तो 91 में जाकर के जब वो वीपी सिंह की सरकार थी तब कहीं जाकर के ये इसको घोषणा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब जातिवाद, जब तक हम जाति का क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कमंडल में व्यस्त रखे, ओबीसी को वो व्यस्त रखना चाहते हैं कमंडल पे, ताकि वो अगले जन्म की बात सोचे, इस जन्म की बात मत सोचे। अगर इस जन्म में सोचेंगे तो अधिकार मांग लेंगे। जिस दिन उनको पता चला, अभी भी उनको लग रहा है कि ब्राह्मणों के चरणों में स्वर्ग है। अभी भी ओबीसी के लोगों को, साथियों को लगता है कि ब्राह्मणों के चरणों में स्वर्ग है। ये स्थिति, ये सोच से ऊपर उठना होगा, और अपने अधिकार के लिए ओबीसी को डट के आना पड़ेगा। और ये इसके लिए अभी गए थे बिहार के पूरा मंत्रिमंडल लेकर के नीतीश कुमार गए। अब नीतीश कुमार उनका सहयोगी है, वो बोल रहे हैं कि भाई कर लगाओ, करो। और भी सहयोगी लोग हैं, ओडिशा का बिजू पटनायक है, नवीन पटनायक, उन्होंने भी कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए,
हमें पता चलने की देखो चलो कितने लोग हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं देती। उनको डर लगा हुआ है, अगर ये पता चल गया तो सारा खाका जो उन लोगों ने अभी आर्टिफिशियल मार्केट तैयार किया हुआ है वो नहीं चल पाएगा। कृत्रिम मार्केट जो आपदा का अवसर का तलाश कर रहे हैं, तो आपदा का अवसर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए साथियों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सरकार है आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ है ये महंगाई और भत्ता, ये मिडिल एज लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा है पैसा कोरोना के नाम पर। जो 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 ये जो कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जी खोटे साहब, आपकी बातें मुझे पैसा आ रहा है वो कहाँ रहा है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। अब हमको लोगों को समझना चाहिए कि 22 लाख करोड़ रुपए जो पेट्रोल के दाम से बढ़ाए हुए दाम से खरीदे, जो इकट्ठा किया गया 22 लाख करोड़, और आज तो और बढ़ गया होगा रिकॉर्ड। वो पैसा कहाँ गया? देश का डेवलपमेंट में आना चाहिए ना। तो अपने मार्केट खत्म हो जाता, अपना मार्केट सस्ता हो जाता, लेकिन ये जा रहा है किसी और का, और निजीकरण का पैसा भी जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है पैसा? ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो हमें फ्लो को समझना होगा। ये आर्टिफिशियल, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये आर्टिफिशियल मार्केट। तो हमें ये जो कृत्रिम हम जो मार्केट के हम शिकार हो गए, इस व्यवस्था में पूरा नवयुवक वर्ग, किसान, सब कोई गरीब से गरीब लेकर के सब कोई त्रस्त है। कोई इंडिया का आदमी खुश नहीं। ये मेरा कहने का मतलब है। बहुत शुक्रिया खुटे साहब, अपनी बातों को आपने दोबारा सारांश के रूप में हमारे लोगों तक पहुंचाई है। मैं लास्ट कमेंट में अभी 1-2 मिनट में अपनी बात को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारा समय करीब समाप्त हो चुका है। लास्ट कमेंट है, जयंती जी आप एक बिजनेसमैन हैं और हमारे युवा लोगों को बिजनेस की दिशा में, व्यापार की दिशा में लोगों को आना चाहिए। तो आज के इस संदर्भ में थोड़ी आप बिजनेस पर यूथ जनरेशन को अपनी थोड़ी मैसेज दें कि वो सेल्फ डिपेंड कैसे हो और इस बाबत वो क्या कर सकते हैं। जयंती खुटे थॉट में। थैंक यू जगदीश सर। सर मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जाति, धर्म, आस्था, अंधविश्वास और नशा, ये सारी चीजों से बाहर निकल के देखिए, ये सारी जो समस्याएं हैं, हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे और बातें करते रहेंगे तो सर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये सबसे बाहर निकल के हमको इस चीज पे काम करना चाहिए कि हम उस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालें, हम उस पे कोई स्ट्रेटजी बनाएं और उस पे काम करें। और सर बातें करने का क्या है, बातें तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सामने आके कोई लीडर बन के सामने आके ये नहीं बोलता है कि हाँ चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप मुझे सहयोग करो। तो सामने आके सर फील्ड में काम करने की जरूरत है। लाइक एजुकेशन, सर देखिए ये सारी चीजों से इंसान तभी बाहर निकल सकता है जब वो एजुकेट होगा। तो एजुकेशन को हमको बढ़ाना बहुत जरूरी है। और उससे क्या हो जाएगा कि सर ये जो महंगाई जो बढ़ रही, डिमांड एंड सप्लाई की जो मैंने बात की, तो डिमांड एंड सप्लाई को अगर बैलेंस करना है तो सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम करने की जरूरत है। तो मैं यूथ को ये संदेश देना चाहूंगी कि हम कुछ करने के लिए आगे बढ़े, सामने आए, न कि हम सिर्फ बातें करें। जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बच्ची ने जो रुख कहा है उसको मार्केट समझना चाहिए, मार्केट को समझना जरूरी है। आज हम किस तरह के मार्केट पे हैं, क्योंकि अगर हम पंचर का दुकान खोल लेने से अगर काम चल जाए तो हमें तो कचरा इकट्ठा करना, पंचर इकट्ठा करने से भी हम व्यवसाय चला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा चला करके नहीं, हम पूरी समाज की व्यवस्था को देखना पड़ेगा। क्योंकि तो हमारी अभी भी कुटीर उद्योग है, पूरा चौपट पड़ा हुआ है। कुटीर उद्योगों को उठाना होगा। जब तक इसके ऊपर हमारी सरकारी नीयत को हम स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान देना जरूरी है। सर मैंने शायद जो मैंने बोला वो आप समझ नहीं पाए, मेरे कहने का जो उद्देश्य था।
शायद आपने उसको किसी दूसरे पॉइंट से लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई चाय की दुकान खोल ले या पंचर की दुकान खोल ले। मेरे कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन को बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे। जो भी वो कर रहे हैं बिल्कुल सही एजुकेशन उसको अच्छे से, हाँ जी, बिल्कुल तो सही एजुकेशन मैं ये कहना चाह रही थी, शायद सर कंफ्यूजन आज हुआ चलिए होगा। इस बात को लेकर आने वाले सेशन में फिर से हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हाँ कमेंट मैं जी, श्यामा से ले लेता हूँ और आधे सेकंड आधे मिनट में मैं रूपसा से भी ले चाहूंगा। थोड़ी थोड़ी मैं अपनी बात रखें श्यामा जी, लास्ट कमेंट। सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि 2008 में एक जो कविता मैं खुशी खुशी में बनाई थी अपने छत्तीसगढ़ और भारत के ये सब कहा जाए तो जो भेदभाव उतना ज्यादा उस समय नहीं था और पैसा की जो कमी है वो भी उतना नहीं था मेरे नजर में, उस समय नहीं था। थोड़ा सा मैं वो बात इसमें कविता के माध्यम से बोल रही हूँ। जी अभी वो बहुत खुशी से बनाई मैं थी। श्यामा जी एक पॉइंट है, एक पॉइंट बस बोलूंगी, ज्यादा नहीं। मोर छत्तीसगढ़ के माटी दुनिया भर महमागे, मोर छत्तीसगढ़ के माटी दुनिया भर महमागे। कारी अंधियारी के, कारी अंधियारी के रतिया बहागे रे, मोर छत्तीसगढ़ के माटी दुनिया भर महमागे। ये जो मैं शब्द लिखी थी इसमें तो वो अब नहीं दिख रहा है क्योंकि गरीबी छा गया है। जैसे अभी कोरोना माहौल है, कोरोना के माहौल से जब से अब ये गाना लिखी हूँ मैं कुछ कर नहीं पाती, कह नहीं पाती। मेरे को इसको लिखने में अब थोड़ा सा झिझक होता है कहीं बोलने के लिए। तो अब इतना दर्द भर गया है इसमें कि वो सब पैसा के कारण जो तरक्की कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं है नहीं कर रहा है। जो तरक्की अभी कर रहे हैं वो जो झूठ से कमा रहे हैं वो अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन जो मीडियम वर्ग के हैं वो इसमें पिसा रहे हैं। बाकी तो सब कह सकते हैं कहने को, जैसे अभी जयंती जी ने बोला कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो कहने से सच में कुछ नहीं होगा, हम कुछ उपाय करेंगे। बहुत शुक्रिया श्यामा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कविता के लिए और आपके विचारों के लिए। मैं लास्ट कमेंट के लिए मैं जसबीर भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। भाटिया साहब संक्षिप्त में अपने विचार रखें आज के इस संदर्भ में। सर अपनी आवाज को म्यूट करें भाटिया साहब। सॉरी मैं बंद कर देता ताकि और दूसरी आवाज परेशान ना करे। सॉरी। जो खुंटे साहब ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे, क्योंकि ये सारी की सारी जो मार्केट है ये कंट्रोल्ड मार्केट है, या उन्होंने आर्टिफिशियल मार्केट कहा, कंट्रोल्ड मार्केट कहा। और मैंने भी जब कहा था एंटी ट्रस्ट लॉज यहाँ पर हैं ताकि उस मतलब किसी एक कंपनी दो कंपनी का मोनोपोली ना हो, सब कुछ कंट्रोल करें। तो उसमें से जो एक तो सप्लाई कम है, उसमें कोई शक नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, भारत के अंदर प्रोडक्शन नहीं है। सरकार की नीतियां कोई ऐसी हैं कि पता नहीं, शायद मैं बाहर बैठा तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, कृषि की डेवलपमेंट नहीं है, सब वही पुराने तरीकों से काम हो रहा है और प्रोडक्शन भी कम है, सप्लाई डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई भी कंट्रोल्ड है। तीनों की वजह से जो कुंटे साहब ने कहा ये महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके साथ में ये जो इतना टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, क्यों लगाती है? कि गवर्नमेंट के खर्च ही इतना ज्यादा है। मुझे आंकड़े तो मालूम नहीं, आपको मालूम होंगे। इस देश में जितनी बजट है, नेशनल बजट है आपका, उसमें सरकार का अपना कितना खर्चा होता है। इतनी ज्यादा वेस्टेज है, इतनी ज्यादा गंद है सरकार के अंदर, भ्रष्टाचार है। ये करोड़ों रुपए आप कहते हैं कहाँ गया? ये सब खा पी गए सब। ये करोड़ों रुपए जो बाहर के देशों में जाके जमा करा आते हैं, कहाँ से आते हैं? आपके जेबों से निकलते हैं पैसे। हजारों लाखों करोड़ों का जो रुपया है वो आजकल बाहर के बैंकों में बड़े बड़े लोगों ने जमा करा रखे। तो ये मैं भी व्यक्त करता हूँ, माफ करें मैं जस्ट बहुत जी मुंटे साहब, मैं ये अभी स्विस बैंक पे लोग पहले कहते थे स्विस बैंक में काला धन है, अब वो काला धन में सफेद धन हो गया, 50% रेस हो गया। जो इंडिया के लोगों ने जो जमा करने का जो रेट है 50% और बढ़ गया।
बताइए। ये मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी जी, तो मतलब ये सारा ये भ्रष्टाचार है और इसकी वजह से बहुत है, सरकार का खर्च बहुत ज्यादा है, उनके अपने जो काम है इस तरह से गलत है। अब ये मेरे लिए कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मेरे पास कोई आंकड़े तो नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं, लेकिन यही बातें हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैंने भी घर में छोटी सी खेती बना रखी है। मेरे पास 10 फुट पर 15 फुट का जगह है, उसमें मैंने कुछ ना कुछ लगा रखा है। अगर हर आदमी जिसके घर में कोई 5-10 गज भी जगह खाली है तो भाई उसमें कुछ ना कुछ लगाएं, कुछ सब्जी उगा लें, कुछ ना कुछ निकाल लें, तो वो भी एक प्रोडक्टिविटी है। आखिर उसी की बाजार से जरूरत पड़ती है। तो जितना भी आप अपने आत्मनिर्भर हो सकें किसी चीज के लिए भी करें। ये सब लोग कहाँ करते हैं? हमारे अमेरिका में कमी नहीं है, आप जाओ बाजार भरे होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शौक है अपने घर में कोई सब्जी उगाएगा, कोई कुछ ना करेगा। मेरे मित्र हैं, अटर्नी है, उनके घर में छोटा सा बाग लगा हुआ है, छोटे छोटे पौधे हैं, कोई भिंडी लगा रखी है, कोई बैंगन लगा रखे हैं। तो ये भी एक सेल्फ आत्मनिर्भरता का तरीका है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ये तरीका है। तो इससे ज्यादा तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं यही चाहता हूँ सरकार जो है उसकी नीतियां अच्छी हो, जनता के भले की हो, ना कि पूंजीपतियों की हो। ये सब पूंजीपति जो है ना, ये पूंजीकरण, ये होर्डिंग, ये सब आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। आज के इस कार्यक्रम को सारांश के रूप में आपने और खुटे साहब ने इस चर्चा को विराम दिया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का, जिसमें जयंती खुटे जी का, श्यामा कुर्रे जी का, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपनी भावना को हमारे लोगों तक रखा है। भाटिया साहब अपनी बात को एक 2 सेकंड के लिए बात करूंगा। जो कल परसों पिछले हफ्ते बात हुई, जो संकल्प दिन था, जिस दिन आपने पूरा दिन लगाया था, तो मैं आपसे एक बात कही थी कि शिक्षा की बात करते हैं आप। मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने पढ़े लिखे बड़े लोग हैं समाज में, वो जो एक है मैंने ये लिया है, शपथ ली है, जो भी किया है, कि मैं हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे जितना मेरे को समय मिले, मैं घर से निकल के अपने समाज के लिए जो चारों तरफ है देखूं मुझे क्या करना है, क्या कर सकता हूं मैं। क्या नौजवानों को मैं कुछ कहानी सुना सकता हूँ, बाबा अम्बेडकर के बारे में कहानी सुना सकता हूँ, या उनको एजुकेट करें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और एज यूथ लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनका रास्ता है। ये भी एक किस्म का संकल्प है, ये भी आपका दान है, अपना समय का दान जो कहते हैं जैसे आप, वो भी एक जरूरी चीज है। यही कहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का, जिसमें भाटिया साहब ने अभी लास्ट कमेंट दिया है। मैं डॉक्टर प्रभात सिंह जी का, विजेंद्र सिंह जी का। हेलो, हाँ, मैं जरा भाटिया सर से बातचीत करना चाहूंगी। मैं तो उस दिन नहीं थी, पर जो भाटिया सर ने ये जो प्रपोजल रखा है, ये बहुत अच्छा प्रपोजल है सर, लेकिन इसमें हमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी को हम एजुकेट करें। आज जो महंगाई या सेंसस के ऊपर हमारी बात चली, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के अशिक्षित होने पर ही टिकी हुई है। जहां लोग शिक्षित हो जाएंगे, जहां लोग जानेंगे कि किस चीज को कहते हैं प्रगति करना, जो डेवलपमेंट करना, क्योंकि इंसान, ह्यूमन टेंडेंसी एक ऐसी होती है कि वो जैसे जैसे मैच्योर होती है तो वो डेवलप करने का सोचती है। तो आज ये जो व्यवस्था इन लोगों ने हमारे पर थोपी है, या हम जो कह सकते हैं जिसको हिटलरशाही, ये लोग हिटलरशाही चलाना चाहते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं और लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और बाकी हर चीज में उलझा करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है लोगों की ये जो नीड्स हैं, ये जो बेसिक नीड्स हैं, अगर ये फुलफिल हो गई तो इंसान फिर आगे और क्या होना चाहिए और आगे हम और क्या डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो ये षड्यंत्र है ये लोगों तक पहुंचे, ये लोग जान पाए, इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स में वो हैंड टू माउथ तक के उनको उलझा करके रखा हुआ है। तो अगर हमें जी,
तो अगर हमें इसको कम करना है तो हमें हमारी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम में बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि सर आप जानते हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और अभी जो जी रुषा जी का कनेक्शन मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। हम आज के इस कार्यक्रम को, हमारा समय पूर्ण हो चुका है। मैं सभी मेहमानों का इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इवन मैं भी बिजनेस हूँ, तो इसमें हमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी सर। मैं भाटिया सर से पर्सनली बोलना चाहूंगी इसके ऊपर, तो मुझे उनका नंबर चाहिए होगा सर। हाँ, आप कुरैश साहब से ले लीजिए, बात करिए बात। जी 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 सर जी, मेरा बस यही कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुषा जी, आपने सही बात कह दी है। मैं संतोष साहू जी से थोड़ी शब्दों में लास्ट कमेंट, संतोष साहब कुछ कहना चाहेंगे, फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। संतोष साहू साहब जी, सभी बातें आ चुकी हैं, बस एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जो गरीबी की बात है, महंगाई का, ये भारत देश ऐसा है कि 1,000 रुपए किलो आलू हो जाए तो कुछ लोगों को और खुशी मिलेगा, और दूसरे तरफ 10 रुपए किलो आलू हो गया है फिर भी हम खरीदने लायक नहीं है। तो ये जो महंगाई है, ये महंगाई भारत में 10% लोग ऐसे बन गए हैं कि उनके लिए आलू 10,000 रुपए किलो हो जाए तो मामूली बात है, और लाखों करोड़ों के लिए 10-15 रुपए किलो आलू हो जाए तो भी बहुत कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। एक भारत में दो भारत जो बना दिया गया है, इसको मैं वक्ताओं से सहमत हूं कि जानकारी देकर, शिक्षित करके ये विसंगति को दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। खुटे साहब ने, श्यामा कुर्रे जी ने, जयंती जी ने, भाटिया साहब ने, कृपाल सिंह जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने, संतोष साहू जी ने, और आज हमारे साथ दाऊ जी भी अभी लास्ट में चले गए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और उड़ीसा से हमारी बिटिया कुमारी रुषा जी, सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में हम फिर नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम।